देखिए यहाँ पर उ प्लस उ 3 उ दिख रहे हैं। तीनों प्रकार के उकार को जब हम आकाश अवर्णीय दीर्घा से दीर्घ करेंगे तो उ ही होगा। 3 प्रकार के उकार, इसी को यहाँ पर बताया गया है व्याख्यान में। देखिए उसका प्रथमा बहुवचन का रूप वह बनेगा जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। वाम का अर्थ का ये बोध कराता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, यानी वाम काल इव कालो यस्य। स यहाँ पर उन्होंने बताया उ और ऊ क्रमशः हर्षोदिक प्लुत संज्ञा होते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं? उदात्त और अनुदात्त के भेद से एवं स्वरित के भेद के 3 प्रकार के उन्होंने बताया है। आगे इसकी चर्चा होगी कि प्रत्येक में उदात्ताधिवेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्ता नीचैरनुदात्ता समाहार स्वरितः। यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से, कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है, जैसे हर्स्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। तो प्रत्येक भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से ऊ का भी बोध होगा और ऊ का भी बोध होगा। देखिए यहाँ पर आ गया सूत्र है उच्चैरुदात्तः ताल्वादिषु शभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा स्यात्। यहाँ कह रहे हैं जो तालु आदि स्थान हैं उनमें जो ऊर्ध्व भाग से उत्पन्न होता है, निष्पन्न होता है, ऐसे जो अच होते हैं उसको उदात्त संज्ञा होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान से ऊपर के भाग से होती है उनकी उदात्त संज्ञा होती है। अर्थ क्लियर है। व्याख्यान में देखिए आता है कि चूंकि स्थान अलग अलग होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि विभिन्न स्थान हैं, तो प्रत्येक स्थान के 2 भाग होते हैं। एक ऊपरी भाग होता है, एक निचला भाग होता है, एक ऊपर का भाग और एक दूसरा नीचे का भाग। जब स्वर उच्चारण करने का अपना निर्धारित स्थान का ऊपरी हिस्सा का टच करता है तो उसको उदात्त हम कहेंगे। जब निचले हिस्सा को छुएगा तो उसे अनुदात्त कहेंगे। इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई। और मध्य स्वरित में आप मध्य में जो रहेगा उसको समाहार कहेंगे। अब नीचे अनुदात्ता, देखिए आ गया सूत्र नीचे अनुदात्ता ताल्वादिषु शभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। उच्चारण पुनः कर लें। ताल्वादिषु शभागेषु स्थाने अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। देखिए अभी चर्चा हुई, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने निर्धारित उच्चारण स्थान के नीचे भाग से होती है उसको हम अनुदात्त कहते हैं। और इसी बात को यहाँ पर व्याख्यान में भी पूर्ण रूप से बताया गया है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में चर्चा किया। स्वरित के बारे में आता है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है समाहार स्वरिता। समाहार स्वरिता उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात् स नो विधोपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। यहाँ पर सामान्यतः चर्चा हो गई, जो उदात्त और अनुदात्त के मध्य स्थान से जो उच्चित स्वर हो उसको हम स्वरित संज्ञा कहते हैं, इतना आप जानें। और वह कैसा होता है उन्होंने बताया, स नवविधोपि, वह 9 प्रकार का होता है। वह कैसा होता है? 9 प्रकार का। प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो जब 9 प्रकार के हो गए और 2 भेद हुआ तो 9 दूना 18 हो गए। इसी तरह से अ इ उ रि एषां वर्णानाम, यानी ये जो अ इ उ दिख रहे हैं, रि, इनके प्रत्येक के अष्टादश भेदाः 18 भेद होते हैं। ध्यान दें, यहीं से प्रश्न उठता है टीजीटी में।
यहाँ से जो प्रश्न उठता है कि प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि अ के कितने भेद होते हैं, ई के कितने भेद होते हैं, ऊ के कितने भेद होते हैं। और कभी कभी यहाँ पर यह भी प्रश्न होता है कि लृ के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः लि के प्रश्न आ चुके हैं। अब लृ के द्वादश भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्य दीर्घ अभावात, यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। देखिए एच मतलब होता है ए ओ आई और औ, यही ये एच है। तो इसके वे कह रहे हैं 12 भेद होते हैं। तेषां ह्रस्वाभावात्, ह्रस्व अभावात, ह्रस्व न होने के कारण, क्योंकि एच जो है ए ओ आई औ ये जो 4 वर्ण हैं ये दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव, टीजीटी और यूपी टेट में पूछे जाते हैं कि एच के कितने भेद होते हैं। ये सामान्य प्रश्न हो सकते हैं, या ए बराबर 18, 12 इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इन सभी को हमें जानना चाहिए कि किसके कितने भेद होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अर्थ में दिया समाहार स्वरितः, समाहार और स्वरित कहलाते हैं। उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के धर्मों का जहाँ एक जगह पर समाहार हो, संयोग हो, उसे हम वह स्वरित कहा जाएगा। इस प्रकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 3 प्रकार के यहाँ पर, यानी तीनों के भेद करेंगे तो यहाँ 9 प्रकार का होता है। फिर 9 को प्रत्येक स्वर से अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होंगे, तो 9 दूना 18 ये हो जाएगा, यानी स्वर के 18 भेद हैं। और वहाँ पर ए ओ ऐ औ के 12 भेद हैं, जिसकी नियम चर्चा पहले हो गई है। यही बातें यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया है कि उच्चारण करने का जो निर्धारित स्थान हो तो ऊपरी भाग से होता है उदात्त होता है, और जो नीचे वाले भाग से अनुदात्त होता है, और जो मध्य भाग होता है वह स्वरित कहलाता है। अर्थात जिस स्वर की उत्पत्ति कंठ तालु आदि चरण स्थानों के मध्य भाग से हो उसे हम स्वरित कहते हैं। इन बातों की यहाँ पर देखिए चर्चा होती है आराम से, पूरा हिंदी में वर्णन पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है। हर्ष दीर्घ प्लुत के 3 प्रकार के भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद होते हैं, जो कि अभी अभी चर्चाएं की गई। पुनः एक बार पढ़ रहे हैं ताकि उसको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा स्वरित के 3 प्रकार का होता है, दीर्घ स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के 3 प्रकार के, यानी प्लुत के भी 3 प्रकार के भेद हैं। इसी तरह से भेद होते हैं। अब देखिए एक नए सूत्र में हम आ जाते हैं। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। ये इस तरह प्रश्न भी पूछता है कि अनुनासिक संज्ञा विधायक कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा मुख नासिका वचनोन्नासिका। मुख सहित नासिकयोच्चारमाणो, मुख सहित नासिकयोच्चारमाणो वर्णोन्नासिक संज्ञा साथ। मुख से सहित नासिका से जो उच्चारमाण वर्ण होते हैं उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे उन्होंने बताया तद इत्थम अ ई उ री येषां वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। प्रत्येकम 18 यानी 18 भेद हैं, जो कि अभी अभी चर्चाएं की गई हैं। और पूर्व में भी बताया गया। देखिए लृ वर्णस्य द्वादश तर्कदस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। पूर्व में चर्चा की गई इसी बात को यहाँ पर और भी स्पष्टकरण कर रहे हैं। कह रहे हैं मुख से सहित नासिका से जो उच्चारण वर्ण होते हैं, जैसे कुछ उच्चारण जो होते हैं वो मुख से होते हैं, कंठस्थानीय होते हैं, कुछ नासिका स्थानीय होते हैं, तो अलग अलग स्थानों से उच्चारण होते हैं। इन्हीं बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है कि ऐसे जो वर्ण हैं उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। और वह कौन कौन हैं, जैसे अ ई उ री येषां वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदात्, इसके 18 भेद हैं। लृ के 12 भेद हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें दीर्घ नहीं होता। एचों के यानी ए ओ ऐ औ ये जो एच प्रत्याहार हैं इसके 12 भेद हैं। तेषां ह्रस्वाभावात्, क्योंकि वहाँ पर ह्रस्व नहीं होता। इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। मुख तथा नासिका से उच्चरित वर्ण की संज्ञा अनुनासिक होती है। हिंदी में पूर्ण रूप से देखिए
अर्थ दिया भी है। मुख तथा नासिका से उच्चरित जो वर्ण होते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसके 18 भेद होते हैं। इन सभी बातों की चर्चा कर दी गई, हिंदी में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ करें, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख से होता है। मुख शब्द का अर्थ यहाँ एतद कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान से है, जो कि मैंने अभी जो की चर्चा की है। कंठ तालु आदि निर्धारित स्थान से हैं। नासिका दोनों से उच्चरित होते हैं। जैसे ङ वर्ण उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका है। आगे चल के उसकी वृत्ति आएगी कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ का वर्ग क ख ग घ ङ ह और विसर्ग का कंठ स्थान होता है। तो ङ का कंठ स्थान भी है। और आप आगे पढ़ेंगे नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका वर्ण, नासिका स्थान वाले जो वर्ण हैं, यम गणना नाम नासिका च, ये तो यम गणना इसमें भी अंगा आ रहा है। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कंठ तालु आदि विभिन्न स्थानों का बोध कराता है। यहाँ कंठ और नासिका दोनों का बोध करा रहा है ङ, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अतः इस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। जो नासिका से उच्चारित होता है अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए ख का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे अनुनासिक कहेंगे। ङ म य म ङ न इन वर्णों की संज्ञा अनुनासिक होती है। जैसे मैंने पूर्व में बताया, पांचों मुख और नासिका दोनों से उच्चरित हैं। इस तरह से यहाँ पर बातें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातों की चर्चा हो चुकी है जो कि पूर्व में बताया गया था। आगे देख लेते हैं। सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो बड़ा ना हो जाए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। चलिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कह रहे हैं। ताल्वादि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। रील री वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। कह रहे हैं कि जो तालु स्थान आदि हैं, तनि तालु स्थानीय जो वर्ण हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न कंठ तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों जिन वर्णों में समान हो, परस्पर हो, वह सवर्ण संज्ञक होते हैं। यानी तालवादि यानी कंठ तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों की साम्यता इसमें बताई गई। जो आपस में सवर्णी हो उनका यानी सवर्ण संज्ञा होता है। आगे एक वार्तिक है जिसको हम कहते हैं रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। जब आगे जो रूप सिद्धि आदि होती है तो उसमें यह इसका प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकार कवर्ग क ख ग घ ङ, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, विसर्जनीय अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकार कवर्ग ह और विसर्ग, नहीं कवर्ग में आपके क ख ग घ ङ आ जाएंगे, ह और विसर्ग को कंठ स्थान होता है। अब देखिए इचु ऐसा नाम तालु, इकार चवर्ग य और तालव्य शकार का तालु स्थान होता है। अब चवर्ग में ई च छ ज झ य। अब यदि प्रश्न इस तरह से बनता है कि च का कौन सा स्थान है, या छ का कौन सा स्थान है, या ज का कौन सा स्थान है, तो च छ ज झ य आदि जो वर्ण है, य का कौन सा स्थान है, या तालव्य श का कौन सा स्थान है, ऐसे किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर आपका होगा तालु। इसी तरह से ऋटुर षणामूर्धा, री टवर्ग, उसमें टाठा डढ़ाणा आगे, र और तालब ये आपका मूर्धन्य शकार को हम मूर्ध स्थानीय मानते हैं। इसी तरह से लृतुलसानाम दंता, लकार तवर्ग, तवर्ग में ताथा दधना आगे, ल और दंत शकार का दंत स्थान होता है। उपपद्यमानियानाम ओष्ठौ, उकार पवर्ग प फ ब भ म, और उपपद्यमानीय जो वर्ण होते हैं उसको ओष्ठ स्थान होते हैं।
उपपद्मानीय और जिह्वा मूलीय दो प्रकार के होते हैं, वो उसके जो बोध होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। इस तरह से अर्ध विसर्ग का बोधक होता है। ठीक है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। यानी एक शब्द लिखा जाता है जैसे क ख, इसी तरह से प फ आधा। तो क ख प फ इसका बोध कराने वाला है। तो जैसे यहाँ पर जिह्वा मूलीय भी आएंगे और उपपद्मानीय आएंगे। देखिए, यम गणना नाम नासिका च, यम गण न, इन ये जो 5 वर्ण हैं इनका यह नासिका स्थानीय वर्ण है। ए दयितो कंठ तालु, एकार और ऐकार का कंठ और तालु स्थान होता है। ओकार और औकार का, यानी ओ दौतो कंठोष्टम, ओकार और औकार का कंठ और ओष्ठ स्थान होता है। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का दंत और ओष्ठ स्थान होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य विसर्ग का जिह्वा मूल स्थान होता है। और नासिका अनुस्वार से नासिका का अनुस्वार स्थान होता है। इस तरह की चर्चाएं आती हैं। तो मित्रों, इसकी और भी लंबी व्याख्या है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें, अपने मित्रों को दें। ये CBCS पैटर्न पर आधारित BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी उपयोगी है, TGT के लिए भी है महत्वपूर्ण, और UP टेट आदि के लिए भी। तब तक के लिए हम रखते हैं। नमः संस्कृत।